संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की एक ये लोग फैसला बना लिया कि जय भीम जय भीम जय भीम। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु कौन थे? भीमराव अंबेडकर की उपाधि दी। हमने वर्षों से राष्ट्र और धर्म की चिंता किया, बदले में हमको क्या मिला? SC ST का काला कानून मिला। बदले में हमको क्या मिला? हमारे भाई 90 नंबर ला करके गांव में खेती कर रहे हैं। कुछ लोग आरक्षण का लाभ लेके 70 नंबर पे ही रेल चला रहे हैं। लालू जी का इस चीज में नाम आता है, लालू प्रसाद यादव। जब रेल मंत्री बने तो हर जिसको भी नौकरी उन्होंने दिया, उन्होंने जमीन उसके बदले लिया, तब दिए। देखिए, लालू यादव जी किस समाजवाद की बात करते हैं तो इसकी समाजवाद की परिभाषा तो लालू यादव ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे। रोहिणी आचार्य इनको किडनी दी, तो किडनी के बदले उन्होंने गिफ्ट में क्या दे दिया? टिकट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान है पुरुषोत्तम राज जी। वैसे तो राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत युवा हैं और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोज हैं जिसमें इन्होंने सामाजिक मुद्दे को उठाया है और विशेष रूप से जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, उस जाति, उस समुदाय, उस समाज के बारे में भी अपना जो पक्ष है वो रखते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो इनके मिलियंस में गए हैं। इनके कई ऐसे वीडियो हैं जिसको तब के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट किया था। उसके बाद और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इनकी बातों की सराहना की है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपको बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने कुछ लंबी हॉक टॉक के लिए आपके साथ बैठने का मौका मिला है, तो इसके लिए आपको प्रति आभार प्रकट करते हैं। आप युवा हैं और सीधा सवाल हम ये करना चाहेंगे कि मूल रूप से आप आते कहाँ से? वैसे हमने बताया संक्षिप्त में, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर बता दें कि आप कहाँ से आते हैं और आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है। देखिए, हम जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और मेरा राजनीतिक सोच ये है कि हम अपने समाज को लेकर के, भूमिहार ब्राह्मण समाज को लेकर के हम काम करते हैं। मेरा ये सोच है कि इस समाज को आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करना। इसके लिए हम लोग खून पसीना बहा रहे हैं। खून भी हम लोगों ने बहाया। EWS एक्शन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। पुलिस की दमनकारी नीति चला, लाठी डंडे चले, सर फटा, शरीर में कई ऐसे जख्म हुए, लेकिन निरंतर हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि हम उन महान राष्ट्र कवि की पंक्ति हमारे अंदर आज भी गूंजता है कि सच हरानदारी से दिन का जगह वो पंक्ति है कि सच है विपत्ति जब आती है कायरों को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण के ना धीरज खोते, विद्रोह को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। तो हमारा समाज हमेशा कांटे भरी राह में आसान रास्ता तय किया है, तो हम भी कांटे भरी राह को हमने चयन किया। EWS एक्शन की लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर के हर जगह तक हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, न्यायालय तक लड़ाई को लड़ा और आज हमारे समाज को 10% सेक्शन का लाभ भी मिला। क्योंकि अब बात हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा है जिसमें भारत सरकार ने कल ही अनाउंस किया है कि अब पूरे भारत भर में जो है जातीय जनगणना होगी। और मैंने आपका पोस्ट देखा और जो आपके विचार थे उससे मुझे ऐसा लगा कि आप तो युवा हैं, तो आपको तो राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए, फिर ये आप जातियों में कहाँ उलझ के रह गया? देखिए, सवाल आपने अच्छा किया है। बिहार में कई ऐसे युवा नेता हैं जो अपने आप को युवा नेता बता रहे हैं। ये फिर राष्ट्र और धर्म की चिंता सिर्फ पुरुषोत्तम राज की ही क्यों? ये राष्ट्र सिर्फ पुरुषोत्तम का तो है नहीं, ये हिंदू धर्म सिर्फ पुरुषोत्तम का तो है नहीं, तो फिर इसकी चिंता हम ही क्यों करें? हमने वर्षों से राष्ट्र और धर्म की चिंता किया, बदले में हमको क्या मिला? SC ST का काला कानून मिला। बदले में हमको क्या मिला? हमारे भाई 90 नंबर ला करके गांव में खेती कर रहे हैं। कुछ लोग आरक्षण का लाभ लेके 70 नंबर पे ही रेल चला रहे हैं। तो फिर राष्ट्र धर्म की चिंता करते करते हमने अपने घर को देखा तो देख रहे हैं कि हमारे घर में गरीबी बढ़ता जा रहा है, हमारे समाज में आर्थिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। तब हमें लगा कि अब जात की भी चिंता करनी चाहिए और हमने जात को चुना और जात के लिए लड़ाई लड़ रहे। आपने बहुत अच्छी सवाल किया है कि हम युवा थे, हमको सोच रखना चाहिए राष्ट्र और धर्म की, तो फिर चंद्रशेखर रावण से ये सवाल आप क्यों नहीं करते? राहुल गांधी से आप यह सवाल करते? राहुल गांधी जी खुले मंच से संविधान की किताब लेके घूमते हैं और जात की बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति सांसद बना गया जो कि लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल किए, वो लोग जात की बात कर रहा है। सदन के अंदर जो लोकतंत्र की
भूमिका होना चाहिए था, जो लोकतंत्र का अहमियत है, उस सबको मिल करके वो लोग बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात करिए, वो भी ये क्यों बात है? उनको भी चिंता होना चाहिए था राष्ट्र का, धर्म का। तेजस्वी यादव जी को भी राष्ट्र धर्म की चिंता होनी चाहिए था। तो फिर राष्ट्र धर्म की चिंता उन लोग की नहीं होते, वो लोग अपनी जात की पॉलिटिक्स में से फंसे हुए हैं, और हम लोग राष्ट्र धर्म की चिंता करते करते बेरोजगार होते जा। तो हमने जाति को चुना और जाति और समाज के लिए लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए कुछ काज करे। अपने काले कानून की बात की, SC/ST की बात की, तो भुनार समाज या जो स्वर्ण समाज है वो कहीं ना कहीं सामंतवादी है और दलितों का, गरीबों का, उन लोगों का शोषण किया है और उसी के वजह से वो कानून है। तो उसको आप कैसे कह सकते हैं काला कानून? आप एक चीज समझ लीजिए, हमारा समाज पे सामंतवादी का आरोप लगता है कि हम सामंतवादी हैं, हम दलितों का शोषण करते, जैसा कि आपने एक सवाल में रखा है। आप बताइए कि इस देश में जितने भी दानवीर हुए, हम बिहार के मुजफ्फरपुर के महान दानवीर बाबू लंगर सिंह की चर्चा कर लेते हैं आपके ही story.com पे। भाई बाबू लंगर सिंह ने विद्यालय के लिए और अस्पताल के लिए उन्होंने भूमि दान दी है। मुजफ्फरपुर में भूमिया ब्राह्मण कॉलेजियत है, बताइए उसमें किसका बच्चा पढ़ता है? सभी का बच्चा। सभी का बच्चा पढ़ता है। जिन संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की एक ये लोग फैसला बना लिया कि जय भीम जय भीम जय भीम, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु कौन थे? भीमराव अंबेडकर की उपाधि दिए, ब्राह्मण समाज से थे। उसके बावजूद जहां भी भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत बहुल्य गांव है, वहां का विद्यालय और वहां का सरकारी अस्पताल का भूमिदाता कौन है? डिटेल निकालिए, आपको निकलेगा कि भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत है। तो हमने सबको लेकर साथ चले हैं। इसी समाज में पैदा हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हम अगर सामंतवादी थे, हम दलितों का शोषक थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जमींदार घर में पैदा होकर जमींदारी उन्मूलन का विरोध किए। जिस समय देश में छुआछूत चरम सीमा पे था, उस समय श्री बाबू देवगढ़ के मंदिरों में दलितों को प्रवेश कराए। दलित का प्रवेश वर्जित था। वो प्रवेश का आप समझिए, जौना पे छुआछूत चरम सीमा पे था, उस समय उनको मानसिक कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा होगा, इसकी कल्पना आप लोग नहीं करते। कुछ नेता लोग फैशन के तौर पे जय भीम भीमराव अंबेडकर जी का जयंती पुण्यतिथि बना करके हमारे समाज को कोसते हैं। तो वो हमारे समाज को कोसते और गाली इसलिए देते हैं कि वो हमारे समाज को गाली देकर के ही नेता बनना चाहते हैं। तो लेकिन सच्चाई यही है, उनके दिल में भी ये बात है। उनके अपने माता पिता की वजह से पूछ लेंगे तो उनको आश्रय देने वाला कोई समाज था तो भूमिहार ब्राह्मण समाज था। अगर भूमिहार ब्राह्मण समाज अगर त्याग नहीं करता तो विद्यालय अस्पताल नहीं बनते, और विद्यालय अस्पताल नहीं बनते इतने लोग नेता पैदा नहीं होते। जिस गांधी मैदान में आके ये लोग रैली करते हैं, उसके जमीनदाता कौन है? भूमिहार है। अच्छा, आप बेतिया महाराज का जमीन देख लीजिए, सरकार ने अपने कब्जे में लिया। बेतिया महाराज किस समाज से आते थे? टेकारी का महाराजा किस समाज से आते थे? अमाया का महाराजा किस समाज से आते थे? उन लोगों ने गरीबों के लिए जमीन दान दिए हैं, दलितों के लिए जमीन दान दिए हैं। और बहुत से राकेश जी, आप भी बिहार घूमे होंगे, बिहार के लोग से आप भी मिले होंगे, आप सुने होंगे कि लोग दलितों को अपने गांव में बसाते थे अपने जमीन दे करके। बहुत सारे ऐसे भूमिहार ब्राह्मण बाहुल्य गांव है जहां पे दलित है, उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जमीन दान दी है। तो फिर हम शोषक थे कि पोषक थे? पोषक थे। फिर तो इसी हिसाब से हम पोषक थे ना। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको शोषक काके दलितों को हमसे अलग करना चाहा। वो अपने राजनीतिक मंशा के लेकर कर रहे हैं। लेकिन दलित भी इस बात को समझते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण हमारा पोषक है। जब हम लोग अपने माता पिता और दादा दादी से कहानी सुनते हैं कि जब बच्चा पैदा होता था हमारे समाज में तो डगरीन आती थी। अब ना अस्पताल हो गया, पहले डगरीन आती थी। डगरीन किस जात की? सबसे निचले स्तर की होती थी। उसका बदन का दूध पहले बच्चों को मिलता था। जब हम मरते हैं तो मुखाग्नि पहले सबसे पहले कौन जात के लोग देते हैं? तो हमको छुआछूत था कहाँ? दलितों से छुआछूत तो दलित के बड़े बड़े नेताओं को है। दलितों से गिरना दलित के बड़े बड़े नेताओं को गिरना है। लेकिन सामंतवादी शोषक का आरोप हम पे लगा, जबकि हमने वर्षों से सबका पोषण किया है। अगर भूमिहार ब्राह्मण जमीन दान नहीं दिए होते तो अस्पताल और विद्यालय नहीं बनता।
अच्छा, ये तो हमेशा चर्चा में आता है कि भूमिहार ब्राह्मण ने जमीन दान दिया। क्या जिस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव हैं, जिस यादव समाज से, क्या वो उसमें भी कहीं कोई ऐसा नजर आता है कि उन लोगों ने भी जमीन दान दिया है दलितों को? हाँ, लालू यादव का नाम आता है जिन्होंने जमीन लेकर के नौकरी दी है। लालू जी का इस चीज में नाम आता है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने तो जिसको भी नौकरी उन्होंने दिया, उन्होंने जमीन उसके बदले लिया, तब दिए। बाकी उनके शासन काल में किस प्रकार का शोषण होता था व्यापारियों पे, गरीबों पे, जमींदारों पे, वो आपसे परे थोड़े हैं। सब लोग जानता है कि उनकी पुत्री की विवाह में शोरूम से पूरी गाड़ी उठा लिया गया था। शाम के 5 बजे के बाद मुरेठा और लाठी की सरकार चलती थी। तो जमीन हमने दान दिया, लेकिन उन्होंने जमीन दान लिया है नौकरी के बदले। तो हम दोनों में काफी अंतर है। आप राजनीति में आ रहे हैं, सिर्फ आप भूमिहार ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण की लड़ाई लड़के कोई सांसद विधायक तो बन नहीं सकता है। तो फिर इसमें कैसी आपकी राजनीति, फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे अगर आप राजनीति करने आए हैं तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम राजनीति नहीं, सबसे पहले इसमें आपको संशोधन करना होगा, राजनीति नहीं समाजनीति करने आए हैं। अच्छा, समाजनीति। हाँ, समाजनीति हम करने आए हैं। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी आपने नाम सुना होगा, वीर परमेश्वर मुखिया जी के भी आपने नाम सुना होगा। ये दोनों किसी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बिहार के बच्चे बच्चे के जुबान पे दोनों व्यक्ति का नाम है। क्यों नाम है? एक परिवर्तन का सोच रखे, समाज के मजबूती के लिए उन्होंने काम किया। हम विधायक सांसद बनना ही नेता नहीं समझते हैं। समाज को राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक भागीदारी की मजबूती के लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। हम विधायक सांसद बनेंगे कि नहीं इसकी चिंता हम नहीं करते हैं, लेकिन समाज का नेता हम होंगे या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज का एक अच्छा बेटा हम जरूर बनेंगे और समाज का अच्छा बेटा बनने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने एक तर्क दिया कि मुखिया जी और सहजानंद, स्वामी सहजानंद, तो क्या ये दोनों में समानता है क्या? देखिए, दोनों में एक जमीन पे कब्जे हो रहे थे तब हथियार उठाए, और एक अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों की लड़ाई काफी अंतर है। एक अंग्रेज से लड़ रहे थे तो एक बिहार में ही उन नक्सलियों से लड़ रहे थे जो जाति देख करके जमीन पर कब्जा कर रहे थे, मां बहनों की इज्जत लूट रहे थे। तो एक ने हथियार उठाया। लालू यादव का कहना है कि हम समाजवाद की राजनीति से सबको अपनी उंगली पे नचा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये जातीय जनगणना जो है मोदी जी मजबूर होकर के उन्होंने इसको अनाउंस किया। देखिए, लालू यादव जी किस समाजवाद की बात करते हैं तो इसकी समाजवाद की परिभाषा तो लालू यादव ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि हम तो समाजवाद के मतलब समझते हैं हर समाज को एक साथ लेकर के चलना, उसकी विकास की बात करना, उसकी उन्नति की बात करना। अब ये समाजवाद, इनकी समाजवाद की परिभाषा क्या है? लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री हो, लालू यादव के बड़े बेटे बिहार के मंत्री हो, लालू यादव के बड़ी बेटी लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य, उनकी सारे परिवार, उनके जितने भी पुत्र एवं पुत्री है, सभी सदन का सदस्य हो, वही इनको, इनके हिसाब से वही समाजवाद कहलाता है। ये समाजवाद की राजनीति नहीं करते हैं, ये जातवाद की राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जातवाद को भी छोड़ दीजिए, जातवाद भी नहीं करते, क्योंकि अपने परिवार के अलावा दूसरा कोई यादव ये समझते ही नहीं है। लालू परिवार मतलब यादव होता है, बाकी यादव नहीं होते हैं। इन्होंने किसी गरीब यादव को भी तो सारण के सीट पर लगा सकते थे अपनी रोहिणी आचार्य बेटी की जगह। रोहिणी आचार्य इनको किडनी दी, तो किडनी के बदले इन्होंने गिफ्ट में क्या दे दिया? टिकट। अब एक पुत्री अपने पिता के लिए किडनी दान दे, अपनी धर्म अदा करे, उनके लिए ठीक है, इनाम के रूप में मिल गया, सीट मिल गया। तो दूसरे यादव को तो मिल सकता था, तो दूसरे यादव ने किडनी दान नहीं किया। आप पाटलिपुत्र से दूसरे यादव को टिकट दे सकते थे। अपने बेटी के चलते अपने ही करीबी रामकृपाल यादव को उन्होंने धोखा दिया। 2014 एक समय कहा जाता था कि लालू के दो हाथ, दाहिना हाथ रामकृपाल, बाएं हाथ श्याम रजक जी होते थे। इन दोनों को अपने पुत्र लोग में इन्होंने क्या किया? पुत्र भक्ति में लोगों को राजनीतिक मटियामेट करने का प्रयास किया। तो इनकी जो समाजवाद है अपने परिवार में टिका हुआ है,
ये असल समाजवाद की राजनीति नहीं करते, ये अपनी परिवारवाद की राजनीति करते हैं और उसी पे सबको चारे की उंगली पर नचाए। तो ये बिहार है, ये लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की भूमि है, यही वैशाली शहर लोकतंत्र की पत्नी होता है। उस बिहार को आप परिवारवाद की राजनीति, जातवाद की राजनीति का परिभाषित करिएगा तो बिहार की एक व्यक्ति समझता है इस चीज को। नहीं तो दिक्कत कहाँ है? उन्होंने अपनी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, बड़ा किया है। अगर अपने बेटे बेटियों को अगर वो टिकट दे रहे हैं तो ये उनकी अपनी उनकी मंशा, हमको भी उनकी मंशा पे कोई दिक्कत, टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन जहां समाजवाद कर देते तो हमको देह में खून खोल जाता है। ये समाजवाद का परिभाषा कुछ और है, आप परिवारवाद को समाजवाद कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है। दूसरा का बच्चा आप देख लीजिए, इनके बच्चा का भविष्य क्या था? क्रिकेट में पानी ढो रहे, अपने दिन कर रहे थे जी, क्यों बेटवा के रखे थे कि पानी में लेके तौली लेके डॉलर चल रहा है, तो क्रिकेट से फेल हुआ तो राजनीति में लाके सफल करना चाह रहे हैं। आपके जो समाज के लोग हैं, भूमिहार ब्राह्मण जो लोग हैं, वो मोदी जी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं बूथों पे, और कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन इस बार जो उन्होंने कल इनाम दिया है, जिस जातीय जनगणना की जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उसको कई ऐसे प्रधानमंत्री आए और गए, कभी किसी ने इसको लागू नहीं किया, और मोदी जी ने तो आपको एक अच्छा गिफ्ट दे दिया जातीय जनगणना के रूप में। कैसे मानते, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आप बोल रहे थे कि आपके समाज मोदी जी के लिए बूथ पर जान दे देते हैं, सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं, 2014 से पहले हमारे समाज कांग्रेस के लिए भी उतना ही जान देती थी। तो हमारे समाज जिसके साथ भी रहता है गद्दारी नहीं करता, हमारा समाज के ये स्वभाव नहीं रहा गद्दारी करने का या पीठ में खंजर भोंकने का। हमारे समाज जिसके साथ भी होता है ईमानदारी पूर्वक और 100% उसके साथ होता है, और हम जिसके साथ होते हैं सरकार उसका होता है। एक चीज समझिए, जातीय जनगणना, इस बात से हम आहत जरूर है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, वहीं देश के प्रधानमंत्री जात पे आके अटक गए। तो आपने शुरू में हमसे सवाल पूछा था कि आपको तो राष्ट्र और धर्म की चिंता करनी चाहिए था। अब जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जात पूछ रहे हैं, उस देश का युवा राष्ट्र और धर्म की राजनीति करे तो उसकी समाज का स्थिति क्या होगा, आप ही समझ सकते हैं। ये जातीय जनगणना से हमको कोई नफरत ही नहीं है, आप जातीय जनगणना करा लीजिए, लेकिन हम तो बार बार ये बोल रहे हैं ना, बिहार में भी जातीय जनगणना हुआ तो हम क्या करें? हम जातीय जनगणना के पक्षधर थे, हम विरोधी नहीं थे जातीय जनगणना से। लोग कहते हैं कि इनका संख्या कम है तो कमजोर है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जातीय जनगणना हुआ, बिहार में भी हुआ, उसका डाटा भी सार्वजनिक किया गया, नारा भी लाया गया कि जितनी जिसकी संख्या धारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब लोकसभा में टिकट देने की बात आया तो जो लोग जातीय जनगणना के लिए सड़क पे हल्ला कर रहे थे, वो लोग टिकट किसको दिए? जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसी वही परिवार हो गया टिकट के हिस्सेदारी, जिसके पॉकेट में पैसा है भारी वही होगा टिकट के हिस्सेदारी। तो फिर आप जनगणना कराते हैं, आपका नारा आता है और आप ही अपनी जनगणना और नारा से पलट जाते हैं, तब यहाँ पे दुख होता है। अब प्रधानमंत्री जी कहते भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो इसका तो नॉलेज हमें नहीं था कि बिना जात गिने हुए भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इनको लगता हो कि जात गिन के ही भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ये भी गिन ले, ये भी अपना मंशा को पूरा कर ले। देखिए, हमको लगता है कि असल मायने में ये देश में घटी बड़ी आतंकी घटना को डाइवर्ट करने के लिए जातीय जनगणना लाया गया, ताकि अब चर्चा इस पे हो, डिबेट इस पे हो, बातचीत इस पे हो, और आतंकी हमले में मारे गए हिंदू भाई जो जिनको धर्म पूछ करके मारा गया, और भाजपा का ही कई बड़े बड़े नेता का ट्वीट था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज वही लोग क्या कर रहे हैं, जात नहीं बताओगे तो देशद्रोही हो जाओगे। अब तो यही ना कहेंगे जी कि आप जात बताइए, वहां कुछ आ गया धर्म, ये जात पूछ रहे हैं, तो क्या जात पूछ करके ही आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है? क्या जात पूछ के ही देश में भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? क्या जात पूछ के ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है देश? अब तो बागेश्वर बाबा को इन पे बोलना चाहिए। देवेंद्र शास्त्री जी महाराज बोलते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, योगी जी भी बोलते थे। अब उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या आलाकमान के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब जात गिनिए, तो अब जात गिन के क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? इसका जवाब हमको अब चाहिए। एक और चीज है, टाइमिंग का सवाल है ये। ऐसे वक्त में, जिस वक्त में किसी को धर्म पूछ करके किसी की जान ली गई कि आप हिंदू हो तो मार दिया गया, और उसी वक्त में भारत के सभी नेता ये कह रहे हैं कि ये गलत है क्योंकि धर्म पूछ कर नहीं मानना चाहिए, तो हिंदू कमजोर हो रहा है, और उसी समय आप ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये टाइमिंग को लेकर के क्या अंदेशा लग रहा है, इसके क्या संकेत है?
देखिए हम तो बोली रहे कि मामला को डाइवर्ट करने के लिए देश पूछ रहा था कि आतंकवाद समाप्त कब होगा। देश पूछ रहा था कि हमारे वीर जवान कब तक मारे जाएंगे। देश ये पूछ रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू कब तक कटेंगे। तो इसका जवाब निकला कि जब तक जात नहीं बताओगे तब तक हिंदू कटते रहे। इसका तो जनगणना के हिसाब से जवाब तो यही है। तो तो भाजपा के इस निर्णय के बाद भी इस बार के चुनाव में अब लोग भाजपा के साथ जाएंगे? हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग किसी के बदुआ मजदूर थोड़े हैं। हम लोग उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, हमारे समाज की मजबूती की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो आप तो गए भाजपा के साथ, तो भाजपा ने आपके मजबूती की बात की, वहां से तो आवाज निकला, नारा निकला कि भूमिहार ब्राह्मण तो चुटकी भर है, जाएंगे कहाँ? देखिए, संख्या का घमंड हमेशा भीड़ियों को होता है। शेर जंगल में अकेला होता, वहीं से जंगल का राजा कमाता। तो हम लोग संख्या में कम जरूर लेकिन कमजोर नहीं। आप तो घर में सब्जी बनाते होंगे तो सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर का संख्या अधिक होता है, लेकिन एक चुटकी नमक पूरे सब्जी का स्वाद बदल देता है। तो हम चुटकी भर संख्या में है लेकिन राजनीति का स्वाद बदल देते, और हम जिसके साथ उसी के साथ अधिक स्वाद है। तो हम लोग संख्या का अहंकार हमको नहीं है, संख्या का घमंड हम पर, संख्या का अहंकार घमंड तो गरीब होता है। हम शेर समाज से आते हैं, हमारा समाज शेर है। हमारे समाज में शेर बेटा पैदा होते हैं, तो हम काला संख्या के खिलाफ पे लगने। अगर हम 6% पे तो 60% पे भारी पड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक कोई स्वर्ण जाति का वोट इधर उधर हो रहा है तो साथ में 10 और कर लेगा किसी भी जाति का। निश्चित रूप से हम लोग में मोबिलाइज करने की क्षमता अधिक होता है, क्योंकि हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम लोग सबकी विकास की बात करते हैं, सबके साथ अपना भाईचारा का संबंध रखते हैं। तो वोट कर्मठ का था, किसी पे दबंगई करके थोड़े करवाते हैं। तो अभी बात आती है कि फिर एक और बात आती है ना कि यूनाइट एक तो कम है, ऊपर से यूनाइट नहीं है, और लोग कहते हैं कि भाई तराजू में मेढक को जो है ना उसको वजन करना आसान है, लेकिन भूमिहार को या ब्राह्मण को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल काम है। एक चीज समझ लीजिए कि अगर तुलना ही करना है तो हमारे समाज को शेर से तुलना करिए। मेढक को तौल दिया जा सकता है बांध करके। मेढक को बोरा में कस देंगे, सब मेढक तो ला जाएगा, बोरा से थोड़ा लुढ़केगा। लेकिन एक शेर को आप तोड़ नहीं सकते, एक शेर को आप पकड़ नहीं सकते, एक शेर को आप बांध नहीं सकते। तो भूमिहार ब्राह्मण समाज मेढक नहीं, भूमिहार ब्राह्मण समाज शेर है। चलिए, अगर मान लीजिए कि भूमिहार ब्राह्मण इकट्ठा हो ही गया तो क्या कर लेगा? मतलब राजनीतिक ऐसे क्या विषाद बिछा देगा कि उससे लोगों को बहुत फर्क हो जाएगा। और एक भूमिहार नेता तो बहुत इकट्ठा करने की कोशिश की है, नहीं कर पाया, और अगर मान लीजिए कि हो भी गया तो क्या कर ले? व्याघ्रा नाम महती निद्रा, सर्पा नाम च महद भयम। व्याघ्रा नाम महती निद्रा, सर्पा नाम च महद भयम। भूमिहार ब्राह्मण नाम अनेकत्व, तस्मात् जीवंतु जंतव। थोड़ा मतलब समझाइए हमारे ऑडियंस को। बाघ अगर नींद को छोड़ते आ दे, सांप को मरने से डर खत्म हो जाए, और भूमिहार ब्राह्मण में एकता आ जाएगा, तो धरती पर दूसरा कोई जीव जंतु रहेगा ही नहीं। इसीलिए एकता नहीं आ रहा था कि एकता जिस दिन आ जाएगा फिर कोई नहीं रहेगा। और आज भी हम लोग एक हैं। जहां जरूरत पड़ता है अपनी एकता का परिचय दिखाते हैं। तो आप हम लोग शेर हैं, 2 जून हम लोग गाड़ी निंद्रा में सोते नहीं है, मतियाए रहते हैं। तो ये एकता जो आप कह रहे हैं, जो एकता मुखिया जी के 100 यात्रा में दिख रही थी, आप उसी एकता की बात कर रहे हैं क्या? हम उसी एकता की बात कर रहे हैं जो एकता ने नक्सलियों को मगध क्षेत्र से समाप्त कर दिया। हम उसी एकता की बात कर रहे हैं जिसने लालू यादव का आतंक को समाप्त कर दिया, उसी एकता की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बीच में जब इतना ही आप लोग भाजपा प्रेमी हैं, तो भाजपा ने तो आपको आपका गिफ्ट दे दिया ना, 10% का जो आरक्षण था वो आपको ईडब्ल्यूएस के रूप में दे दिया, जिसके लिए आपने भी आंदोलन किया था। तो अब उसके सम्मान देने के बावजूद भी आप लोग नाराज हैं, अभी भी आप पूछ रहे हैं कि इस बार कहाँ जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि अभी हम बताएंगे नहीं। एक चीज आप समझ लीजिए, आपने कहा कि हम लोग को सम्मान ईडब्ल्यूएस के रूप में मिला, तो ये भाजपा ने नहीं दिया। अच्छा, हमने भाजपा को मजबूर किया देने पे। हमने राजस्थान मध्य प्रदेश में इसका जवाब दिया, करारा जवाब दिया। हमारे समाज के लाखों युवा सड़क पे लाठी खाए हैं, खून बहाए है, पसीने बहाए है,
हमने अपने ऊपर केस लिया, हमने अपने भविष्य को बर्बाद किया, तब जाके 10% अक्षर का लाभ मियाँ को खैरात में नहीं मिला है। लेकिन मिला तो अब तो साथ दिया। हमने लड़ाई लड़के लिया है। देश को आजादी कब मिला? जब लड़ाई लड़े। इस देश के आजादी के लिए कई वीर पुरुषों ने अपनी प्राण की आहुति दी है, तो देश को आजादी मिली है। तो हमने आजादी को लड़के लिया है, अपने समाज के लिए 10% अक्षर लड़के हम लिए, किसी सरकार के खिलाफ तुमने नहीं लिया है। तो यहीं पे आते हैं कि ठीक है मिल तो गया ना, और अरे मिल तो गया, लड़के ने ले लिया, हमने लड़के लिया, ठीक है लड़के ही ले लिया। और ऊँट के मुंह में जीरा की कोयल जैसे आपने 10% अक्षर का लाभ देती है। अच्छा, ठीक है 10% ही मिल गया, तो बदले में आप लोगों ने तुरंत क्या किया कि मोदी जी को जहानाबाद से ही हरवा दिए। अब एक चीज देखिए, बदले में नहीं, हमने 19 में जहानाबाद से नरेंद्र मोदी मतलब एनडीए गठबंधन के साथियों को हमने चुनाव जिता के भेजा। ठीक है, हम लोग को 19 के ही चुनाव के समय मिला था, हम लोग को ईडब्ल्यू आरक्षण का लाभ हमने जिताया। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी को कमजोर करने के लिए जो भूमियार बाहुल्य लोकसभा सीट था, जहां से प्रतिनिधित्व हम करते थे, वहां हमारे प्रतिनिधित्व को छीन करके किसी अन्य लोग को लाकर दिया गया। तो उस समय बोला गया कि ये गलती हो गई है, अगला बार से आप ही के साथ हम तो हमने बोला गया कि गलती। ठीक है, तुमने 19 में जिता दिया, लेकिन 24 में फिर वही गलती। तो ये जहानाबाद है, और अभी स्वाभिमान से समझौता करना और जहानाबाद में दोनों में रिश्ता एक साथ नहीं है। हम लोग स्वाभिमानी है, समाज पे हाथ आता तो हम लोग खड़ा होते, सामना करते, लड़ाई लड़ते हैं। हमने कहा कि नहीं, चाहे कोई भी हो, इस बार अपनी सीट, अपनी विरासत को छीन लेना। हमने छीन लिया। तो आपके सारी बातों से ये लग रहा है कि बिहार के अगर बात करें, बिहार की राजनीति में उसको तरक्की देने में भूमिहारों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, लेकिन आज भूमिहार कहाँ खड़ा है? आज हम लोग वही खड़ी है। बिहार में किसी को भी सत्ता पाना होगा तो इसी के दरवाजे आके गुजरना होगा, चाहे कोई भी हो। बिहार में कोई भी पार्टी हो, उसमें चलाने वाला अगर दिमाग किसी का है पीछे से बैकग्राउंड, तो आप जाकर सर्वे करा लीजिए, भूमिहार ब्राह्मण निकलेंगे। बुद्धि मेरे पास है, शिक्षा मेरे पास है, चलाने की नीति मेरे पास है। हम लोग आज भी चाणक्य की तरह नीति बनाते हैं, तो हम लोग वही मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप उस जगह पे खड़े हैं और जिस तरीके से एकत्रित हो रहे हैं, तो उस पूरे बिहार में अगर हम इस बार की बात कर लिया, तो क्या सही मायने में इस बार आप लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं भाजपा को? हम लोग किसी का साथ नहीं दे रहा है। जो हमारा बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा, और जो हमें प्रतिकार करेगा उसको प्रतिघात कर देंगे हम लोग। किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है हम, इस बात को आपको नोट कर लीजिए। हम बंधुआ मजदूर नहीं है। तो आपकी बात से तो लग रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की A to Z वाले में जाने वाले हैं क्या? हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, पूरे बिहार में राजनीतिक पार्टी को धूल चटा दे उसको सवन समाज कहते हैं। तो हम लोग ना A to Z के जाल में फंसने वाले हैं, न हम लोग इधर की गिदड़ भभकी से डरने वाले हैं। तो फिर जाएंगे कहाँ? जाएंगे उस समय निर्णय लेगा, समाज निर्णय लेगा। जो हमारी कोई भी विरासत वापस लाने के साथ जो मजबूती से खड़ा होगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। मुजफ्फरपुर के सीट जो हमको देगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। जहानाबाद की कोई सीट जो हमको वापस दिलाएगा, उसके साथ हम जाएंगे। पाटलिपुत्रा का खोया हुआ सीट जो हमको वापस ला के देगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। और जो भूमिहार बाहुल्य विधानसभा सीट को साजिश के तहत आरक्षित सीट कर दिया गया है, उस सीट को आरक्षित सीट से जो हटवाएगा, उसके साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे जोड़ देते हैं। तो 2024 में तो आपको मुन्ना शुक्ला के रूप में आपको सीट मिला, महागठबंधन की ओर से क्यों हरवा दिया? एक चीज देखिए, कुछ सीटों पे कुछ परिस्थितियां होती है, और एक चीज है कि हमारे समाज में कुछ और जागरूकता की जरूरत है। आपके भी आपके स्टोरी के माध्यम से यही करना चाहेंगे कि हम अभी जहानाबाद से एक मिसाल इसका पेश किए हैं। परशुराम जयंती था 2 दिन पहले, और ये परशुराम जयंती को चाहते तो बृहद स्तर पे पटना के भी बड़े बड़े मैदान में या बड़े बड़े सभागार में करा सकते थे, लेकिन हमने ग्रामीण स्तर से इसको शुरू किया है कि हर गांव के लोग भगवान परशुराम जी का जयंती मनाएं, और गांव से ही हम जहानाबाद से, देखिए पूरे बिहार में एक साथ करना संभव है नहीं, हम जहानाबाद से इसका शुरुआत किए हैं। एक एक घर पे जाके के रात्रि चौपाल लगा के समाज के लोगों को जागरूक करेंगे कि अब पार्टी को नहीं देखना है,
अपनी जाति को देखना, अपने समाज को देखना है। और जो हमारा प्रतिनिधित्व की बात करेगा, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वो किसी से ना प्रेम है, ना किसी से घृणा है। स्वर्ण समाज जमींदार है और पप्पू यादव कहते हैं इसे बिहार की राजनीति में कि मुगलों की गुलामी करके जो स्वर्ण समाज है उसने अब संपत्ति या जमींदारी अपनी अपने पास रखी। देखिए, जब पप्पू यादव सांसद बन के गए सदन के अंदर, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनसे बड़ा गर्व से कहे थे कि हम 7 बार जीत गए हैं, हमको पूरा नॉलेज है। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र की मंदिर में पप्पू यादव जैसा व्यक्ति एक समाज को गाली दे रहा था, उस समाज को, जिस समाज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिस समाज ने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ अपनी प्राण की आहुति दी, उस समाज को ये गाली दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जमींदार ये लोग हैं और ये मुगलों के यहाँ गुलामी करके जमीन लाए। शायद ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। और पप्पू यादव बिहार में परिचित है अपने बयान से पलटने में, अपने हर भाषा पे रोने के लिए। बिहार के सबसे रोने वाले नेता में इनका ही नाम आता है। अपने बयान देकर के सुबह कुछ सांझ कुछ पलटने वाले नेता में भी नाम इन्हीं का आता है। तो पप्पू यादव बोलते वक्त यही भूल गए कि वो भी 9,000 बीघा के मालिक। तो उनके पूर्वज का किसका गुलामी किए थे, या वो भी अंग्रेजे के गुलामी किए थे क्या? ये तो पप्पू यादव, लेकिन ऐसा ही इनके लोग इनका डांटना शुरू किए। देखिए, बिने उड़ा के पलट गए, हमको कहने का मतलब ये नहीं था। तो पप्पू यादव सस्ती रुपयता प्राप्त करने के लिए मीडिया में बने रहने की इस तरह की भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहते हैं। और जब सांसद बनने की बात आता तो रोने लगते हैं कि हमको तो साथ दीजिएगा तब सांसद बनेंगे। तो इस समाज से साफ ले तो फिर इसी समाज के खिलाफ अपना ये राजनीतिक करना शुरू कर देते हैं। बिहार में अभी भी आप कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, और बिहार में आपको जब उप मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो भूमिहार समाज से विजय कुमार सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। क्या आप भाजपा के कोर वोटर हैं? 2025 के चुनाव में क्या इनाम के रूप में ये मिलेगा कि अगर भाजपा को मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिलता है तो क्या वो विजय कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा? निश्चित रूप से चुनना ही चाहिए, क्योंकि भाजपा के लिए हमारे समाज ने अपना सारा कुछ न्यौछावर किया है। इस भाजपा को बिहार में खड़ा करने वाले कैलाशपति मिश्र थे, जो लालू राज था, कांग्रेस की शासन काल था, उस समय वो भाजपा को खड़ा किए बिहार में। सीपी ठाकुर थे। तो उसके बाद हमारा समाज का सब जितना भी वोट होता है वो बीजेपी को जाता है। तो बीजेपी से हमको डिप्टी सीएम मिल जाता है, प्रदेश अध्यक्ष मिल जाता है, हमको कोई बड़ी सौगात नहीं मिलती है। हमने उतना किया है, हमने त्याग किया, हमने लड़ाई लड़ा है। लालू के जंगम राज से हमारे समाज ने लोहा लिया है। आज भाजपा 80 सीट पे भी पहुंचा तो हमारे समाज का अहम योगदान इसमें है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक साथ दिए थे बीजेपी को। ये विजय सिन्हा जी को डिप्टी सीएम बना दिया गया तो ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। हमने उतना त्याग किया था भाजपा के लिए। तो जिस तरीके से अभी की राजनीति हो रही है और जिस तरीके से अब भाजपा ने भी कल जनसंख्या जो गिनने की, जाति गिनने की जो बात कर दी, उससे क्या अब लग रहा है कि पूरी राजनीति अब सिर्फ जातियों की तरफ जा रही है और इससे आने वाले समय इसका क्या असर होगा, खास करके भूमिहार? हम तो कह रहे हैं ना कि हर समाज के अंदर हम तो कह रहे कि गरीबी की गणना कराने की इन लोग की ताकत क्यों नहीं भाई, इन लोग की हिम्मत क्यों नहीं, इन लोग के कलेजा में कुबत क्यों नहीं है। आज इस देश के अंदर गैर सवर्ण छोड़ के 50% आरक्षण है। आप इस आरक्षण को आप ये करें कि जिसकी जितनी संख्या आज उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम करें कि 50% आरक्षण होने के बाद भी आज शोषित शोषित है, दलित दलित है, वंचित वंचित है। ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि सवाल स्वयं से होना चाहिए? सवाल तो सरकार से होना चाहिए। बिहार में लगभग 30 वर्षों से ऊपर 40 वर्षों तक पिछड़ा की सरकार है। आज भी पिछड़ा पिछड़ा रह गया, शोषित शोषित रह गया, वंचित वंचित रह गया। इसका तो जवाब पिछले मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हम लोग तो लंबे अरसे से सत्ता में नहीं है, ना कभी सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे हुए। लंबे अरसे से दलित शोषित वंचितों के पास सरकार है, लेकिन आदमी वो लोग कमजोर है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? 50% आरक्षण का जब लाभ मिला फिर भी ये लोग अमीर नहीं हुए, इनकी स्थिति नहीं बदली, तो अब कब बदलेगा? इसका जवाब हम दीजिए ना। क्या 65% आरक्षण आप लागू कर देंगे, 60% आरक्षण लागू कर देंगे, 80% लागू कर देंगे तो आप ये गारंटी लेते हैं कि उनकी स्थिति बदल जाएगी?
नहीं लेते इन लोग। ये लोग जातीय जनगणना किसी गरीब दलित के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लोग असल मायने में जातीय जनगणना सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करते हैं। हम एक सड़क पे एक भूजा बेचने वाले पासवान जी का वीडियो बनाए थे। वो अपनी बेटी की विवाह के लिए भूजा बेच रहे हैं। उनकी स्थिति कब बदलेगी? उनका स्थिति तब बदलेगा जब आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर आएगा। जब क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सारे दलित के नेता के पांव फूलने लगे। चिराग पासवान जी के भी पांव फूलने लगा। असल मायने में गरीब दलित शोषित वंचितों का आरक्षण का लाभ जो मिलता है उसका हक खाता कौन है? इन्हीं के समाज से आने वाले अमीर लोग। तो अमीर लोग जिनकी स्थिति संपन्न हो जाती है उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, और जिनको आरक्षण नहीं उनको मिलना चाहिए। तो इस देश में अगर जाति जनगणना नहीं भी होगा, आरक्षण नहीं भी बढ़ाया जाएगा, फिर उनकी स्थिति बदल जाएगी जब आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर आ जाएगा। तो ये लोग उसकी तो बात करते नहीं है। ये लोग जितने भी दलित के बड़े बड़े नेता है, दलित को भगाना शुरू कर देंगे, क्रीमी लेयर आएगा तो गरीब का बच्चा आरक्षण का मुक्त हो जाएगा। अरे भाई, आपको आरक्षण सीधा जाता है, आप उनकी बात करते हैं। हमने इस बिहार पे हमको तो हंसी आता है बड़े बड़े नेताओं पे, चिराग पासवान जी पे, चंद्रशेखर रावत जैसे लोगों पे। ये लोग बात करते हैं दलित की, पिछड़ा का, शोषित का, गरीब का, और गरीब के बात करते करते ये लोग फॉर्च्यूनर पर चलने लगते हैं। अब वो गरीब बेचारा का साइकिल का पंक्चर भी नहीं बन पाता है। वो दलित का घर आज भी बारिश के मौसम में चूता है। तो फिर आप ये कहिए कि हम राजनीति करते हैं। एक और बात अभी आ रही है, जैसे हाल के दिनों में ये सुनने को मिला कि चिराग पासवान जी ने कहा कि अब मुझे बिहार की याद आ रही, मुझे बिहार में मन लगेगा, केंद्र में नहीं रहना है। तो जब जब चुनाव आता है बिहार याद आता है। बिहार जब जब चुनाव आता है इनको बिहार याद आता है। जब परिवार टूटा, पार्टी टूटा, तो ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे। जब लोकसभा में दावेदारी बढ़ा तो परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट देख लिए, तो अपने परिवार को टिकट देना शुरू किए, पैसा लेना शुरू कर दिए। अब देखिए विधानसभा का चुनाव आया तो इनको बिहार याद आने लगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या किए? परिवार फर्स्ट, पैसादारी फर्स्ट। आप क्या किए? बिहार की बात करेंगे। अब बिहार तो ये समझ गए क्या, पिकनिक कार्ड 2 दिन के लिए पटना आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं। तो ऐसे बिहार की चिंता नहीं होगी। बिहार के किसान जिनकी फसल जल गया, लाखों की संख्या में किसानों का नुकसान हुआ, उनके आपको दुख बांटना होगा। एनएमसीएच, पीएमसीएच जैसे अस्पतालों में गरीब किस प्रकार का जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी की जानकारी आपको लेना होगा। बिहार के मजदूर बाहर में पीटे जाते हैं, बिहार के छात्र बाहर में पीटे जाते हैं, उनका भी जानकारी आपको लेना होगा। सिर्फ बात बात में कह करके और एसी नुमा गाड़ी से घूम के बिहार को हम लोग नहीं बदल सकते। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो भूमिहार और ब्राह्मण क्या एक ही है या फिर विभाजित है? नहीं, निश्चित रूप से एक जात है। हम लोग दोनों परशुराम की वंशज हैं। कर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। अब एक पिता का 2 बेटा होगा और दोनों बेटा कोई आईएएस बने, कोई इंजीनियर बनेगा, तो उसको लोग अलग अलग थोड़े कर देंगे। भूमिहार ब्राह्मण परशुराम का वंशज है, दोनों जात एक है। इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बांटा गया। और आने वाले जो जातीय जनगणना इस देश के अंदर होंगे उसमें हम चाहेंगे कि भूमिहार ब्राह्मण की गणना एक साथ होना चाहिए। भूमिहार ब्राह्मण की गणना अलग अलग करके समाज में विद्वेष फैलाया गया, समाज विभाजन किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी हमको कमजोर किया गया। ये षड्यंत्र को तोड़ेंगे इस बार। एक और चीज सवाल ले लेते हैं साथ में कि जिस तरीके से आप जातियों की बात करें, दोनों को अलग जोड़ करके गिनने की बात कर रहे हैं, तो इस बार जिस तरीके से देखा गया कि जो यादव जाति है उसमें जो लालू प्रसाद यादव जिस जाति में आते हैं, तो उस जाति और यादव में शायद कुछ अंतर है क्या? ऐसा कुछ लोग यादव जो है वो लोग कहते हैं कि लालू यादव यादव नहीं गडेरिया है। अच्छा, अब वो उसके अंदर गेड़िया क्या कौम होता है वो तो वही लोग बता पाएंगे। हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर विवाद में आ जाएंगे। कहिए कि यादव विरोधी है, असल मायने में हम किसी जात का तो विरोधी है नहीं, अपनी जात की बात करते हैं, अपनी हक की बात करते हैं। किसी को हक मिला हुआ तो उसको छीनने की भी हम बात नहीं करते हैं, उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश का वोटर हैं, तो हमें भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। यादव नहीं है, गडेरिया जाति से। हाँ, गडेरिया लोग भी कहते हैं। यादव समाज के कई बड़े बड़े नेताओं को ये आरोप लगाते हैं। इन सब के बीच में एक और चीज देखा जाता है कि वही अशोक चौधरी जो ऑलरेडी, अगर हम बात करें, जिनकी पुत्री खुद वो जदयू में है,
जहाँ पे ऑलरेडी भूमिहार जाति के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग जदयू को भी वोट करते हैं। उनकी बेटी खुद समस्तीपुर से सांसद बनी, वहाँ पे भी लोगों ने उनको सपोर्ट किया, इसी जाति के लोगों ने भी सपोर्ट किया। और फिर जब वो जहानाबाद में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद भूमिहारों पे ही सवाल उठा देते हैं। क्यों ऐसा? देखिए, हमने कहा कि किसी को भी दलित महादलित का बड़ा नेता बनना होता है तो सबसे पहले भूमिहार ब्राह्मणों को गाली देता है। अशोक चौधरी जहानाबाद में जाकर के भूमिहार ब्राह्मण को चैलेंज कर दिए, जो जहानाबाद नक्सल को भी चुनौती देकर के लड़ाई लगा, जो जहानाबाद यह तय करता था कि बिहार का नेता कौन होगा। आप लोग भी परिभाषा सुने हो कि जहानाबाद बोलता है तो पूरा बिहार डोलता है। वो जहानाबाद भी जाके कि उस समाज को गलियाना शुरू करे जिस समाज हमेशा से रहा, कुछ समाज रहा है। तो इनको तो फिर ऐसा सबक सिखाया कि इनको माफी मांगना पड़ा और ये राजनीति के सबसे बैकफुट पे आ गई उसी के समय के बाद। और ये बेचारे अब भूमिहार ब्राह्मण के आज जा करके प्रमाणित कर रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके साथ, हम आपके लोग हैं, तो माफ कर दिए। माफ करने वाला समाज ये है, ये समाज माफ करने वाला किसी को है? ये तो अशोक चौधरी जी को भी जाके पूछिएगा कि इनको कितना बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा। और हमारे समाज का एक एक व्यक्ति जो आन बान शान की लड़ाई की बात आता है, स्वैमान की बात आता है, तो वो डंके के चोट पर लड़ाई लड़ता खड़ा हो जाता है सामने। और जहानाबाद ने दिखाया इस तरह से। तो पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत सारी बातें रखी और उम्मीद है कि जनता को बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। और जिस तरीके से बेबाकी से आपने अपने विचार रखे, निश्चित तौर पे उस विचारों का स्वागत होना चाहिए और अपने हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और उसी के तहत आपने अपनी बात रखी, आपकी स्टोरी के मंच पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपने हमको याद किया और हमें इतनी सारी बातों रखने का एक प्लेटफॉर्म दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।